पूरी में भी कहावत सुने होंगे कि निर्वंशी कभी राजा नहीं हो सकता है। अब बताइए हम कहाँ जाए। तो कहीं भी किसी के खिलाफ बुलडोजर चला देना ये किसी समस्या का हल नहीं है। आपका एक सरकार बन रही है, मतलब जैसे 294 एनडीए है, हालांकि बीजेपी पूरी बहुमत नहीं क्रॉस कर पा रही है, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो 231 सीट ले करके जो है सरकार बनाने के दावा पेश करने के लिए कह रही है। जो इंडिया की बढ़त है ये साबित कर रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और एजुकेशन पे 18% जीएसटी की मार है। जिस तरीके से शिक्षा पे इन्होंने जीएसटी लगाया, जिस हिसाब से जो आप जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, सदर अस्पताल का दौरा करेंगे जहाँ पे इतना पेशेंट लोड है, वहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे चीज़ों को मुहैया ना करवाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में ये बहुत नाराज़गी थी, और इनकी जुमलेबाजी को देखते हुए, क्योंकि वादे तो अमित शाह जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें सीधे वो कह रहे थे कि हमने 15-15 लाख बस ऐसे चुनावी वादे किए थे, और चुनावी वादे कभी असलियत नहीं होते हैं। तो हाँ, मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका, तो उस हिसाब से ये एक जनता का आक्रोश है, जनता का गुस्सा है, जो बिल्कुल ही अंधभक्तों की तरह धर्म के ऊपर नहीं गया है, क्योंकि इन्होंने आस्था का अफीम बनाया है, आस्था को अफीम बनाया है। हर चीज़ को आस्था से जोड़ना। अगर हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदू हैं, और अगर हम बीजेपी से नहीं जुड़े हैं तो शायद हम एंटी हिंदू हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जनता इनके जो इनका जो पॉलिटिक्स था, इनका जो निजी पॉलिटिक्स था जनता और नेता के बीच में, उसको समझ चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल क्यों नहीं। हम अगर एक कॉपी खरीदने जा रहे हैं, हम किसी स्कूल और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराने जा रहे हैं, और वहाँ पे हम 18% एडिशनल जीएसटी दे रहे हैं, वो 18% हम कहाँ से देंगे? आप बताइए, आप भारत का कोई भी आप देखिए कि 60% जो आबादी है, 60% आबादी है। आप इनके रैंकिंग देखिए, वहाँ पे मिनिमम 200 से 300 रुपये पर डे भी वो नहीं कमा पाते हैं। जो 300 रुपये डेली नहीं कमा पाता है, वो 200 रुपये लीटर सरसों का तेल कैसे लेगा? 180 रुपये किलो दाल कैसे लेगा? तो कहीं ना कहीं सवाल है कि नहीं? तो आपने एक बड़ी जो संख्या है, बड़ी भारत की जो एक बड़ी आबादी है, उसको आपने जुमले में फंसाया और उसको सीधे आस्था से जोड़ दिया। और आप जानते हैं कि आज के डेट में मतलब ये चीज़ें 10 साल लोगों को समझने में लगा, और मैं रवीश कुमार से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। उनकी सारी चीज़ें देखता हूँ। जब 2014 में वो रिपोर्टिंग करते थे तो ये बात कहते थे कि अभी इन लोगों को हमारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन चलने के बाद 10 साल और 5-6 साल बाद ये बातें समझ में आने लगेंगी। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई सबको। और जो भी आप देखिए, आप मीडिया रिपोर्टर हैं, आप पत्रकारिता हैं। भारत की पत्रकारिता में रैंकिंग देखिए, सबसे पहले 180 पोजीशन पे साउथ कोरिया है, हमारी 167 या 164 पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक पार्टिकुलर चेहरे को दिन भर में 50 बार चलाना और मीडिया के द्वारा ही घोषित कर देना। आप तो खुद एग्जिट पोल 2 दिन पहले देख रहे थे कि एग्जिट पोल में क्या दशा चल रही थी। तो कुल मिला जुला के ये एक पाखंड का अंत है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि कम से कम जनता समझिए इन सब चीज़ों को, और किसी भी चीज़ को आस्था से जोड़ देना, धर्म। जहाँ पे लोग मंदिर बनाए हैं, जहाँ पे आस्था का खेल पे लोग सारा चुनाव हर देश में जीत रहे थे, वहीं पे ये लोग हार गए हैं। अच्छा, क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम है प्रिंस त्रिपाठी। प्रिंस त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी, ये मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ। गोरखपुर का। तो आपके आप अपने गोरखपुर के बारे में बताइए। क्या हमारे गोरखपुर की जनता भी इनको जान चुकी है। वहाँ कहा जाता है कि बड़ा विकास जो है किया इन्होंने। विकास तो अयोध्या में आपको दिखाई दे दिया, इनका विकास। वहाँ से हार गए ना गोरखपुर में। देखिए, रवीश कुमार जी ने एक बात बहुत पहले कहा था, मरेंगे वो सब जो चुप हैं। कोई बेरोजगारी से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, मरेंगे सब। तो आपका कहने का मतलब है अब जनता खुलकर सामने आ रही है, मतलब अपना जनादेश जो ये दे रही है अभी का, बिल्कुल ये बिल्कुल सामने की बात। और हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग का मकान और हमारे पे गैंगस्टर लगा दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं। अरे बानिए, आप तो मतलब जैसे मकान गिर जाएगा इस सरकार के खिलाफ। मैं इसमें जो मीडिया का रोल है, मैं तो चाहता हूँ कि भाई साहब आप मतलब आए हैं और पूछ रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर वो निष्पक्ष रही तो कोई सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। जब तक अगर हम उनको चुने हैं, लोकतंत्र में लेकर आए, तो हम उनसे सवाल करेंगे और उनको सवाल से भागना नहीं चाहिए। 10 वर्षों में
प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनता लोकतंत्र से चुन के आए तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। एक बार भी वो निष्पक्ष तरीके से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी बार नहीं किए, जनता के बीच आए नहीं। आप केवल वादे कर देते हैं और बीच में एक हमारे देश में हर जाति हर मजहब के लोग रहते हैं, डिवाइड एंड रूल, किसी के प्रति भड़काना किसी के, तो इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। और जनता आज नहीं तो कल समझेगी। केवल फ्री में 5 किलो राशन दे देने से देश की बेरोजगारी, देश की शिक्षा स्तर, देश की स्वास्थ्य स्तर ये नहीं सुधर सकता है। आपको ज़मीनी स्तर पे आके काम करना होगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विपक्ष की कि विपक्ष इतनी बार इस बार मजबूत हुआ है। इनको कोई भी अपनी मनमानी संसद भवन में नहीं करने देगा और कोई भी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है जो कोई भी चीज़ है ये ऐसे अपने मनमानी से लागू नहीं कर पाएंगे। तो मैं इससे बड़ा खुश हूँ। और उत्तर प्रदेश ने इनको करारा जवाब दिया है। और उत्तर प्रदेश की जनता बाबा और बीजेपी की जो चीज़ें उसको समझ चुकी है। और आज पूरे देश मतलब पूरे देश में आप खुद देखिए। और मैं सबसे बड़ा और कहीं का नहीं, जहाँ पे ये लोग राम मंदिर बनाए हैं, जहाँ पे मोटिव उन लोग का चुनाव का यही था राम मंदिर, उसके पहले इनॉग्रेशन होने से पहले आके यहाँ पे पूजा करना, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना। लेकिन सोचिए आप अयोध्या में क्यों हार गए, सोचने वाली बात है। क्यों हार गए बताइए? क्यों हार गए आप बताइए, आपको पता होगा। वहाँ पे हारने का एक ही रीज़न है कि जनता मंदिर और मस्जिद पे नहीं जा रही है। जनता को चाहिए शिक्षा, जहाँ पे 18% आप GST ले रहे हैं। देखिए, अयोध्या में इनकी सीट हारने की वजह ये है कि अयोध्या में जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, जो भी इस्टेब्लिश जो इन्होंने किया है, राम मंदिर बनाया। देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। मैं हमारी जो मंदिर है और जो राम में आस्था है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। लेकिन वहाँ पे आप एक दायरा ऐसा देखिए, जो जितनी भी लोगों के कितने मकान टूटे रोड को चौड़ा करने में, कितने लोगों की जो छोटे छोटे दिनचर्या के काम करते थे, जो दुकानों से अपना घर चलाते थे, वो गरीब कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो एक सताई हुई जो जनता थी, जिनके मकान रोड बनाने में टूटे, वहाँ पे मंदिर के नाम पे जो भी चीज़ें अगल बगल की थी उन्हें कोई अस्थायी जगह नहीं दिया गया। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि मंदिर के अगल बगल की जितनी चीज़ें उन्हें खाली करवाया, खाली करा के जनता को रोड पे ला लिया और कोई भी चीज़ उन्हें मुहैया नहीं करवाई। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं उनके बीच ये आक्रोश थी और उस आक्रोश का अंजाम जो है कि इनको अयोध्या में देखने को मिला है, एक करारा जवाब मिला है। क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था BBC की, तो BBC में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ घर हुआ करते थे, हमारे यहाँ पे दिनचर्या के लिए दुकान हुआ करती थी, जो तोड़ दिया गया, अब बताइए हम कहाँ जाए। तो कहीं भी किसी के खिलाफ बुलडोजर चला देना ये किसी समस्या का हल नहीं है। आपका एक हर भारत के नागरिक को एक अपना संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी चीज़ को एक लॉजिकल रूप में, एक रूल बाय रूल के तरीके से हम उसको फाइंड आउट करें, उसका निर्वहन करें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मनमानी करी गई। बहुत सारे ऐसे, अभी आप कानपुर में देखिए, जो एक दीक्षित परिवार था जिनको वहाँ के नगर पालिका वालों ने बुलडोजर के खाली कराते समय जला के मार दिया। तो ये सब कहीं ना कहीं इतना इन्होंने ऐसी चीज़ें की कि उसका आक्रोश हर जगह देखने को मिला है। और मैं बहुत खुश हूँ कि उत्तर प्रदेश के द्वारा ये साबित कर दिया गया है कि आप आस्था को अफीम बनाएंगे तो यही हासिल होगा और यही हाल होगा। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने आस्था को अफीम बता दिया और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं। हालांकि ये बताइए कि अगर इंडिया गठबंधन की अगर बाई द वे सरकार बनती है, हालांकि बनती तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर बाई द वे या अगर कहीं जोड़ गांठ के अगर कहीं सरकार अपनी बनाते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, अब ये तो हम किसी कांग्रेस पार्टी से मतलब जुड़े हुए नहीं, हम एक भारत के नागरिक होने के हिसाब से हम अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने, मीडिया के सामने। तो अगर कांग्रेस में आप देखेंगे तो चूंकि राहुल गांधी, कांग्रेस परिवार क्या है कि उनके अंदर अध्यक्षता रही है, लेकिन वो कभी फ्रंट पे आए नहीं। जब इंदिरा गांधी और उनके बेटे की हत्या हुई राजीव गांधी की, तो वो कहीं ना कहीं, हमारा ये अनुमान है कि अपने खुद आगे ना आकर कांग्रेस में कोई अगर अच्छे लीडर होते हैं तो हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री बनाए। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो फ्रंट पे नहीं आएंगे। अच्छा। जहाँ तक ये एक मतलब मैं, आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है किसे बनाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी। आपके हिसाब से राहुल गांधी? आपके हिसाब से राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उन्हें जैसे मीडिया जैसे बता रही है, जैसे कहा जाता है कि चाणक्य ने कहा था कि किसी विदेशी माँ से पैदा हुआ संतान कभी स्वदेश का नहीं हो सकता है, मतलब देश का नहीं। ये आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा चाणक्य ने कहा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चाणक्य को छोड़िए, हम बता रहे हैं। ये सब जवाब मैं देना चाहता हूँ, इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप जिस भारत में रहते हैं
यहाँ पे विदेशियों को मेहमान बताया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि मतलब प्राणियों में श्रद्धा हो और विश्व का कल्याण हो, ठीक है ना। हम प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे लिए ये पूरी जो मतलब जितने भी कंट्रीज है, पूरा देश है, जो पूरा ये वर्ल्ड है, वो हमारे लिए हमारा अपना ही परिवार है। तो अगर हम किसी को जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, मजहब के नाम पे अगर हम आइसोलेट कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं। तो और अगर अब यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं, अगर बाइट बगैर पाकिस्तान का कोई बंदा आ जाएगा, देखिए पूरी में भी कहावत सुने होंगे, निर्वंशी कभी राजा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे आप जो बोल रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं, और ये हम जवाब इसलिए दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट सोनिया गांधी तो मतलब आप इसे मानते हैं कि हाँ विदेशी माँ वाला मानते हैं, इसलिए आप मतलब इसका जवाब नहीं, नहीं, अगर विदेशी आप कहेंगे तो हम वहाँ कहेंगे निर्वंशी राजा नहीं बन सकता। हाँ, तो जैसे निर्वंशी राजा नहीं बन सकता है, नहीं, नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, वो भी अपने आप को एक संत ही बताते हैं। ठीक है, अब जाके पाकिस्तान बहुत टाइम अब संत बन के रहे, काम करें, अपना कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान पे आपने बात की। अच्छा, हाँ, सुनिए, एक बहुत जरूरी बात। ये कहा था योगी जी ने कहा था, पाकिस्तान 6 मतलब जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद में 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। देखिए, कहने का बात है कि देखिए पीओके हमारा होगा। 15 लाख रुपया भी कहा था, आया क्या किसी के अकाउंट में है भाई? क्या है कि तो हम बताया तो पूछे जनता कैमरा दिखाइए। हमने क्या किया? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कोई कहने वाले कहते हैं, जरूर कहते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जैसे माना कि आप अगर 15 लाख कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो चीजें हो जाती हैं। सही बात है, वो आप कह रहे होंगे भैया हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। तो हम बता रहे हैं ना, कहने वाले बहुत सारी चीजें कहते हैं। देखिए, हमने कहा पाकिस्तान, आप देखिए उत्तर प्रदेश के बराबर का एक देश है, जहाँ पे लोग आटे के लिए, चीनी के लिए, मतलब उसके लिए वो बिल्कुल भी वो नहीं, उनके यहाँ चीनी और आटे के लिए लाले पड़े हुए हैं। आप अपनी तुलना बार बार पाकिस्तान से करते हैं, ठीक है। आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से करिए, आप फ्रांस से करिए, आप इंग्लैंड से ऐसा टैक्स भी दीजिए तो वैसा किया जाएगा। टैक्स ऐसा बताइए, टैक्स एजुकेशन नहीं, जीएसटी, आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो जीएसटी क्या हम कम दे रहे हैं क्या? अच्छा, टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो हमें स्वास्थ्य में भी वैसी चीज़ें मिलनी चाहिए, हमें यात्रा में भी वैसी चीज़ें मिलनी चाहिए। टैक्स तो हम हर चीज़ का पे कर रहे हैं। यात्रा जैसे अगर यात्रा की बात की जाए तो यात्रा जहाँ तक है, मतलब अब ऐसा सरकार का मानना है कि, मतलब सरकार का मानना क्या, ऐसा मतलब कहा जाता है अच्छी खासी ट्रेन की मतलब जो सुविधाएं हैं, जैसे माना कि वंदे भारत है और अभी बुलेट ट्रेन भी, इसका भी चल रहा है मामला। तो ये जो मतलब ये जो सुविधाएं हैं, कई सारे एयरपोर्ट्स बना दिए, ये सारी चीज़ें कर दी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये बताइए, वंदे भारत में बिहार एक हमारा मतलब बगल का ही राज्य है। बिहार में इतनी वहाँ की देखिए पॉपुलेशन इतनी गरीब है, बिहार में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब वहाँ पे कोई औद्योगिकरण नहीं है, वहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। तो वंदे भारत में जो 200-300 रुपये मजदूरी करता है, तो बिहार के कितने लोग वंदे भारत में बैठ के धान काटने जाएंगे आपके हरियाणा में और पंजाब में? बैठ के कौन जाता है? अरे आप क्या बात करें, बिहार से जाने वाली सारी ट्रेनों में देखिए वंदे भारत में ट्रेन नहीं, ट्रेन के बोगियों में आप देखिए, जनरल बोगियों में देखिए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कभी कीजिए कि कैसे लोग जाते हैं वहाँ पे। यूपी और बिहार से पलायन होने वाले इतने ज़्यादा मजदूर हैं जो हरियाणा में, पंजाब में। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आपके यहाँ अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, आपके यहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो लोग माइग्रेट करेंगे। और ये विपक्ष का इसमें देखिए, अगर इसमें जो इंडस्ट्रीकरण है या अगर वहाँ पर बढ़ावा देना है, अच्छा करना है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी क्षेत्रीय पार्टियों का भी होता है। न जाने कितने सालों से वहाँ कुछ प्रमुख परिवार हैं, या आप मानते हैं कि नहीं मानते? कुछ प्रमुख परिवार हैं जो मतलब वहाँ पर एक तरीके से कब्जा किए बैठे हैं, हालांकि उनका कोई मतलब उन्होंने कोई बड़े स्तर पे कुछ अच्छे स्तर पे कुछ किया नहीं। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ कि सबका योगदान होना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब अगर आप सत्ता में 2 बार से 3 बार से ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या होता है कि इनकी जो डेवलपमेंट की ग्राफ वो नीचे गिरती जाती है कि भाई हम अब जीत रहे हैं, अब क्या करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही होता है। तो कहीं ना कहीं यही बात अभी बीजेपी के रिजल्ट में दिखाई दिया कि ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि हम कोई भी चीज़ जुमला फेंक देंगे तो जनता हमको वोट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो युवा साथी इसे देखिए, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, पूरी तरीके से हम नकार भी नहीं सकते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इनको जो बेरोजगारी है और जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि महंगाई है, इस पर बहुत ज़्यादा। लखनऊ का एक काम बता दीजिए जो इन्होंने किया है। लखनऊ का काम की बात देखिए, मैं किसी काम को गिनाऊंगा नहीं, मैं आपको अगर मैं गिनाऊंगा एक एक काम तो आप ज़्यादा होगा, लेकिन मैं काम को गिनाऊंगा नहीं। इसने क्या किया, कहाँ पे क्या किया, कैसे क्या किया, ये मैं आपसे पूछ रहा था। जैसे आप बताए गोरखपुर में है आप,
तो गोरखपुर की हम आपसे बात कर रहे थे कि गोरखपुर में आपने मतलब क्या विकास देखा? कोई विकास नहीं है। यहाँ पे खुल तो के बोल रहा हूँ। यहाँ पर बड़े वादे होते हैं, कैमरा में बोल रहा हूँ। बड़े वादे हैं कि मतलब वहाँ बहुत सारा विकास हुआ, गोरखपुर बहुत आगे जा रहा है। पेपर में ही इनका विकास है और कहीं नहीं। आज भी हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं, अड़ोस पड़ोस के गोरखपुर के। आप गोरखपुर में जाइए, आज भी आपको गोल चौराहे पे उतनी ही भीड़ मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाने की जो कंसेप्ट है, मेट्रो चलाने की कंसेप्ट है, शिलान्यास हो गया, मेट्रो का काम चल रहा है, आबादी जैसी है, ठीक है। उस तरीके से वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। हम ये कह रहे हैं ना कि आप ये बताइए, जो वहाँ पे एम्स है, एम्स में आप जाइए, सुबह लाइन लगाने देखिए कितनी भीड़ हो रही है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? वहाँ पे जो BRD मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में कितना भीड़ हो रहा है। तो ये जो मरीजों का लोड बढ़ रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आज आप भी जाइए तो लोग, आप यहाँ छोड़िए, KGMC जाइए, यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे आपको कम से कम 200 लोग नीचे सोते हुए मिल जाएंगे गेट के बाहर। तो इसका हल कब होगा? हम ऑन द पेपर तो सब कुछ कर दे रहे हैं, सब कुछ ओके है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब ये है और ग्राउंड पे काम करने का बताया जा रहा है 18 मेडिकल कॉलेज जो है कई जिलों में मतलब दिया गया है अभी, हालांकि सारे विकास इनके पेपर पे हैं, ग्राउंड पे जाएंगे अच्छी बात तो कोई है। ऐसे विकास नहीं अगर किए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का प्रधान, जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट सदर हॉस्पिटल, उनका ये प्रावधान रहा था कि उसको मेडिकल कॉलेज में बदल दिया जाए, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि हमारी 144 करोड़ की आबादी का देश है और यहाँ पे अगर इस तरीके से चीज़ें नहीं करी जाएंगी तो किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, किसी निजी गाँव से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर अस्पताल होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अभी भी इनको सतर्क हो जाना चाहिए, जो NDA की गवर्नमेंट आई है, कि अभी भी अगर ये नहीं समझ के सही से काम नहीं करेंगे तो अगली बार ये गए। तो इसलिए इनको काम करना पड़ेगा और जनता से जाइए, बीच में जीतिए। धर्म के नाम पे आप 10 साल से ज़्यादा राज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी सरकार। जी, अब बोलिए। अब आप अच्छा ये बताइए कि जैसे एजुकेशन पे आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताइए कि एजुकेशन पे और उस पे शिक्षा, मतलब उस पे दवा पे, और अगर स्वास्थ्य पे, और देखा जाए अगर बेरोजगारी पे क्या होना चाहिए तो ये बेहतर हो। देखिए मेरा ये मानना है कि एजुकेशन पॉलिसी में कुछ इनको जो शिक्षा की कई ऐसे नियम हैं जिनमें इनको सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे आप देखेंगे कि बेरोजगार बैठे हैं, और एक चपरासी की फॉर्म आती है जहाँ पे PhD वाले भी उसको फील करते हैं कि हमें कम से कम नाला साफ करने में PhD वालों को भी नौकरी मिल जाए। ऐसा होता था। बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे अगर जॉब आती थी जो है 1000 तो फॉर्म भरे जाते थे 20 लाख। अभी तक देखिए, जो शिक्षक की वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ जो आई नहीं, और जो अभी पिछले महीने ही कुछ वैकेंसियाँ रद्द भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सरकार की विफलता है कि आपकी वैकेंसी रद्द हो रही है, आप सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। और जो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा सरकार को कि अगर कोई लड़का ग्रेजुएशन कर ले रहा है और वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहा है, तो आप उसको अपने जेब से कुछ पैसा दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो, वो कैसे भी करके ग्रेजुएशन किया हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो सरकार उसकी हेल्प करे। और जो PhD स्कॉलर हैं या और भी जो प्रोफेशनल कोर्सों में जो छात्र जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आप बिल्कुल थोड़ा सा आप उन्हें स्टाइपेंड दीजिए ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। और निकलने के बाद आप कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उनको रोज़गार मिले। कम से कम आप नियमित एग्ज़ाम तो कराइए। आप 5 साल में एग्ज़ाम कराते हैं, 7 साल में एग्ज़ाम कराते हैं, कोई ओवर एज हो जाता है, कोई बेरोजगारी से फ्रस्ट्रेट होकर आप भी हो जाता है। आप इलाहाबाद में जाके देखिए वहाँ लड़के कैसे रह रहे हैं। इलाहाबाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सुसाइड कर लिए, लेकिन हम केवल केजरीवाल, राहुल गांधी और मोदी को मीडिया में दिखाते रहे। आप उन छात्रों का दर्द तो समझिए। तो हमारी ये है कि प्लीज़ आप एजुकेशन सेक्टर में बदलाव कीजिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, और इस देश के युवा ही इस देश के भविष्य हैं। अगर वो डिमोरलाइज हो गए, अगर वो नर्वस हो गए, तो ये देश पता नहीं कहाँ चला जाएगा। हम लोग आया, अभी रिस्पांस उसका मतलब बढ़िया नहीं रहा, मेरा नीत का। ठीक, कोई सुने नो इशू। आप नहीं, अभी आप कुछ कह रहे थे, जैसे आप कह रहे थे राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, आखिर आखिर में क्यों चिल्ला रहे थे? ऐसा मतलब क्या? सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि ये रोजगार की बात की है, और धर्म की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चल सकती है। आप धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं सबको। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी युवा हुआ, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपने पॉलिटिकल मुद्दे से काम करना है। ठीक है, ये हुए हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप हैं अपने रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार चाहिए हमें। रोजगार जब आप पढ़ेंगे, जब आप अभी आपने बताया कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब
जब आप मेरी बात- पढ़ेंगे रिजल्ट अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है आपको रोजगार मेरी बात मिलेगा। तो सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने बंदे हैं, आप मान लीजिए बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, कभी अपने रोजगार का मुद्दा बात करती है? कभी नहीं करती है। कभी मैनिफेस्टो में जारी की है कि मैं रोजगार पर बात करूंगा? कभी नहीं बोली है। रिकॉर्ड रहा है, उसको उठा के देखिए। सिर्फ कास्ट की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। मेन मुद्दा होना चाहिए रोजगार, और जो डेवलपमेंट की बात करो। ठीक है। जनता ने मतलब हाँ, जनता ने अभी जो ये मतलब जो चोट दी है, हाँ। ये मतलब उसी के बिल्कुल ऊपर दी है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा आप विपक्ष में किसे प्रधानमंत्री के तौर राहुल पर गांधी देखना चाहते हैं? राहुल गांधी राहुल गांधी को आई देखना फुल चाहते सपोर्ट टू राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी और अखिलेश। अखिलेश, क्या नाम है आपका? मैं अविनाश यादव। अविनाश यादव। कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का जो मुद्दा था वो लोगों में बहुत जोर है, और एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि आज प्रधानमंत्री बदलने की बात चल रही थी। जिधर देखो उधर जो युवा था वो प्रधानमंत्री बदलने की ही बात कर रहा था। तो ये जो 231 का आंकड़ा आज इंडिया अलायंस पार किया है, वो कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से आज मोदी सरकार को काफ़ी झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर एनडीए 294 पर अगर वो अपनी सरकार बना भी लेती है तो कहीं ना कहीं उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया है भारत की जनता ने। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं दीपक सिंह, अब तक हिंदी न्यूज़ सबसे तेज।